वह 30 साल तक दूसरी दुनिया में फंसा रहा, अकेला, एक अकेला भेड़िया जैसे लड़ता रहा, जब तक उसने आखिर में राक्षसों के राजा को हरा नहीं दिया। उसका नाम चाओ होकांग था। कई दशकों की लड़ाई के बाद वह आखिर में धरती पर वापस आया, लेकिन अब धरती पर भी राक्षसों ने हमला कर दिया था। कैंग के पास अब भी उसकी पूरी राक्षसी ताकत थी। उसकी नजर इतनी तेज थी कि वह सब कुछ देख सकता था। अब वह सबसे ताकतवर राक्षसों का शिकार करता है, उन्हें पकाने के लिए, क्योंकि कैंग के लिए राक्षस दुश्मन नहीं, वह तो खाने का सामान है। टूटे हुए शहर के बीच में एक इमरजेंसी अलर्ट जोर से बजने लगता है। रेडियो पर खबर आती है कि रैंक 4 के राक्षस हमला कर रहे हैं और एक हंटर को वहां भेजा गया है। लेकिन खबर पूरी होने से पहले ही कुछ उस डिवाइस को तोड़ देता है और कुछ अजीब मखलूक शहर को तबाह कर देते हैं। एक हंटर राक्षसों पर हमला करता है। उसे पता चलता है कि वह तो कई हैं और वह सब एक साथ अपनी छाती फुलाने लगते हैं। फिर उनमें से एक बहुत तेज चीख मारता है जो पूरे टूटे हुए इलाके में गूंजती है। हंटर कहता है कि उन 10 की आवाज उसके कान के पर्दे फाड़ देगी। फिर वह अपनी बैंगनी एनर्जी निकालता है जो बहुत ताकत से आसमान में ऊपर जाती है। यह एनर्जी एक चाबुक जैसी बन जाती है जो सीधे एक मखलूक की तरफ जाती है। एक गंभीर चेहरे के साथ वह सोचता है कि क्या राक्षस ने खुद को पहले ही मरा हुआ मान लिया है। अचानक आसमान में एक बहुत तेज रोशनी चमकती है जिससे सब ऊपर देखते हैं और फिर शुद्ध एनर्जी की एक किरण नीचे आती है, सीधे राक्षसों पर लगती है। लेकिन इससे हंटर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या था। एक औरत आती है, कैप्टन की तारीफ करती है कि उसने सबको एक ही बार में खत्म कर दिया। वह उसे बताता है कि यह उसने नहीं किया क्योंकि उसके पास एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक्स नहीं है जैसे ब्लेड क्वीन के पास है। इसके बाद वह दोनों दूर तक देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्या हुआ। फिर वह पूछता है कि क्या कोई और हंटर यूनिट भेजी गई थी, लेकिन वह कहती है नहीं। हंटर को यह बहुत अजीब लगता है क्योंकि वह कोरिया में इतनी ताकत वाला किसी को नहीं जानता। औरत देखती है कि वह माना स्टोन्स छोड़ गए हैं जो सबसे कीमती चीज थी। वह सोचता है कि सिर्फ एक हंटर ही इतना साफ कट कर सकता है और सोचता है कि उसका मकसद क्या है। कैप्टन फिर उसे पत्थरों को इकट्ठा करने और क्लीन अप क्रू को वहां बुलाने को कहता है। लेकिन जब वह तबाही को देखता है तो पास में कुछ उसका ध्यान खींचता है। उसे एक रेस्टोरेंट दिखता है जिसका बोर्ड बहुत सिंपल है और उस पर लिखा है ट्रॉन्ट ईटरी। एक मुस्कुराहट के साथ वह कहता है कि अगर उस आदमी का निशाना चूक जाता तो लाशें इस जगह को कुचल देती। वह आह भरता है और कहता है कि वह जा रहा है क्योंकि उसे इस सब के बाद एक ड्रिंक चाहिए। हमारा हीरो एक बिल्डिंग की बालकनी पर आता है मुस्कुराते हुए। वह आराम से चलता है, खाने के बाद अपने मुंह को नैपकिन से साफ करता है और फिर वह सीढ़ियां उतरता है और उसी रेस्टोरेंट में घुसता है जिसे हंटर ने देखा था। किचन के अंदर वह एक बटन दबाता है, अपनी एक खास मशीन चालू करता है। फिर कुक एक फ्राइंग पैन उठाता है और उसे गर्म होने के लिए चूल्हे पर रखता है। एक क्रिस्टल व्यूअर का इस्तेमाल करते हुए वह एक बड़े गोश्त के टुकड़े को देखता है जो उसने अभी खरीदा था। फिर वह गोश्त को काउंटर पर फेंकता है, अपना काम शुरू करने के लिए तैयार होता है। अपनी पीठ मोड़कर वह आदमी सोचता है कि इसे पकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। वह सोचता है कि क्या उसने जरूरत से ज्यादा वेल्तो गोश्त ले लिया है। सोचते हुए वह नतीजे पर पहुंचता है कि शायद उसे कुछ गोश्त का जर्की बना लेना चाहिए। लेकिन अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। मिस्टर चियोलो कांग को बुलाता है। दरवाजे पर एक आदमी अपना परिचय देता है, कहता है वह नेशनल हंटर एसोसिएशन से है। एजेंट उसे बताता है कि इस इलाके पर राक्षसों ने हमला किया था, लेकिन अब हालात काबू में हैं। वह समझाता है कि वह एक रूटीन चेक कर रहे हैं और हमारा हीरो समझ जाता है। एक मुस्कुराहट के साथ वह कहता है कि खुशकिस्मती से यहाँ कम लोग रहते हैं, इसलिए नुकसान कम हुआ। लेकिन अचानक एजेंट को हवा में कुछ अलग सी खुशबू आती है और वह बहुत हैरान दिखता है। वह पास आता है और सूंघने लगता है, कहता है कि कुछ बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हीरो जवाब देता है कि यह एक रेस्टोरेंट है, जिससे एजेंट के पेट में जोर से आवाज आती है। एजेंट पूछता है कि क्या उसे नाश्ता मिल सकता है क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक घंटी की आवाज के साथ वह रेस्टोरेंट में घुसता है, हैरानी से चारों तरफ देखता है। वह प्रभावित होता है, कहता है कि यह जगह किसी पुराने टीवी शो से निकली हुई लगती है। आदमी फिर मेन्यू मांगता है, लेकिन हमारा हीरो समझाता है कि वह दिन के इंग्रेडिएंट्स से खाना बनाता है। वह समझ जाता है कि यह दिन की कोई खास डिश है और कुक इस बात की तसदीक करता है कि कुछ ऐसा ही है। एक मुस्कुराहट के साथ हीरो बताता है कि आज का स्पेशल वेल्टो स्टेक है। एजेंट वेल्टो नाम सुनकर हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता। वह जल्दी से समझ जाता है कि यह गोश्त उन 10 राक्षसों से आया है जिन्हें स्पीयर मेज ने पहले हराया था। कुक तस्दीक करता है, कहता है कि हंटर की वजह से उसे कुछ ताजा गोश्त मिला। उत्सुकता से एजेंट पैसे टटोलता है, चिंतित है कि क्या वह इस डिश का खर्चा उठा पाएगा। सीन शेफ पर फोकस करता है जो उस अनोखे गोश्त के मोटे टुकड़े काटना शुरू करता है। फिर वह महारत से स्टेक्स को मसालों से तैयार करता है, पकाने की तैयारी करता है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है जो हमें दिखाता है कि 30 साल पहले कुछ कमाल का हुआ था। पता चलता है कि वह जागा तो उसने खुद को एक बहुत अलग दुनिया में पाया और इस दुनिया में जो ड्रैगन्स और राक्षसों से भरी थी उसे जीने के लिए बहुत लड़ना पड़ा। फ्लैशबैक में वह एक बड़े ड्रैगन का सामना करता है। एक ताकतवर हमले से मुश्किल से बचता है। उनसे ज्यादा ताकतवर बनने के बाद उसने आखिर में भयानक डीमन किंग को हरा दिया और किस्मत के खेल से उसे धरती पर वापस आने का रास्ता मिल गया। लेकिन वापस आने पर उसने देखा कि सोल अब वह जगह नहीं थी जिसे वह याद करता था।
उसने 30 साल लड़ाई में बिताए, इसलिए वह सभी राक्षसों की कमजोरियां जानता है। खाना बनाते हुए वह सोचता है कि क्या उसे अब भी इन चीजों में पढ़ने की जरूरत है। आखिर यहाँ के लोगों ने खुद को बचाने के लिए अपना सिस्टम बना लिया है। यह वह नई दुनिया है जिसमें वह रहता है, तो वह अपने खाने पर ध्यान देने का फैसला करता है। डिश लगभग तैयार होने पर वह स्पैचुला पकड़ता है और ऐलान करता है कि यह बन गया है। और इस तरह शानदार वेल्टो स्टेक पेश किया जाता है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। एजेंट घूंट भरता है, एक ऐसी डिश की खूबसूरती से हैरान है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। फिर वह कांटे से गोश्त का एक टुकड़ा उठाता है, खाने की तैयारी करता है और पहले बाइट के साथ उसकी आंखें खुल जाती हैं, स्वाद से पूरी तरह हैरान। वह चिल्लाता है कि गोश्त उसके मुंह में घुल रहा है। उसका पूरा शरीर आराम महसूस करता है, लेकिन अचानक वह अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। कहता है यह उसके बारे में सोचने का समय नहीं है। वह कीमत के बारे में भूलने का फैसला करता है। सोचता है कि आज वह खुद को ट्रीट करने का हकदार है। उसकी प्लेट अब साफ है। वह एक और वेल्टो स्टेक मांगता है। शेफ को सोच में छोड़ देता है। दूसरी प्लेट साफ करने के बाद वह एक गहरी सांस लेता है और बिल मांगता है। कुक कहता है कि दिन का पहला ग्राहक मुफ्त खाता है, लेकिन एजेंट जिद करता है। वह कहता है कि उसे ताजगी महसूस हो रही है और क्योंकि वह वापस आने का प्लान बना रहा है, वह पैसे देने पर अडिग है। यह सुनकर हमारा हीरो हल्की सी मुस्कुराहट देता है, इस बात से सहमत लगता है। फिर वह कहता है कि कीमत 10 सिल्वर है और एजेंट पैसे टेबल पर छोड़ देता है। खाने के लिए शुक्रिया करते हुए एजेंट जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन रुकता है और वापस मुड़ता है। वह मालिक को सावधान रहने की सलाह देता है, क्योंकि आम लोगों के लिए समय मुश्किल है। इसके साथ वह अपना बिजनेस कार्ड देता है, चेतावनी देता है कि बाहर अभी भी खतरा है। कार्ड पर उसका नाम जे वू चॉय लिखा है, एसोसिएशन की पेट्रोल यूनिट से। हीरो सोच में डूबा है, दोहराता है कि आम लोगों के लिए यह मुश्किल दौर है। एजेंट को जाते हुए देखते हुए वह सोचता है कि वह आदमी बुरा नहीं है और उम्मीद करता है कि वह अच्छी जिंदगी जिए। किचन में वापस वह उस डिश का एक टुकड़ा काटता है जो उसने अपने लिए बनाई थी और उसे चखने पर वह तस्दीक करता है कि स्वाद जैसा उम्मीद थी बहुत अच्छा था। बाद में उस रात एक उल्लू खिड़की पर आता है, गली की खामोशी तोड़ता है। हमारा हीरो अंगड़ाई लेता है, सोचता है कि यह काम का एक और शांत दिन था। फिर उसे वेल्टो एग याद आता है और वह सोचता है कि इससे क्या बना सकता है। लेकिन अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा जोर से खुल जाता है। एक लाल बालों वाला आदमी दरवाजे पर आता है, कहता है कि उसे आखिर मिल ही गया। चियोलो हैरानी से मुड़ता है, गुस्से भरे चेहरे के साथ। घुसपैठिया ऐलान करता है कि वह अपना सामान वापस लेने आया है। सीन कुछ घंटे पहले के एक भीड़ भरे शहर के बाजार में चला जाता है। हमें बताया जाता है कि राक्षसों ने फसलों और जानवरों को खत्म कर दिया है। कम विकल्पों के साथ इंसानों ने राक्षसों को खाना शुरू कर दिया और यह बात चल पड़ी। इसके चलते राक्षसों का बाजार बहुत बढ़ गया और एक दुकानदार ताजे अंडे बेचता है। वह पूछता है कि क्या ये वेल्टो अंडे हैं, लेकिन दुकानदार कहता है कि सब एक जैसे हैं। हमारा हीरो फिर अपनी स्किल डिटेक्टर आई का इस्तेमाल करता है सामान चेक करने के लिए। ये स्किल एक ड्रैगन आर्टिफैक्ट से आती है और किसी भी चीज की पहचान बता देती है। ये उसे वहां हर अंडे का टियर और प्रजाति देखने की इजाजत देता है। ये स्किल इतनी ताकतवर है कि यह भी बता सकती है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। इसलिए वह इसे लोगों पर इस्तेमाल करने से बचता है और बस कुछ अंडे लेने का फैसला करता है। लेकिन उनमें से एक चमकदार नीले अंडे ने कोई जानकारी नहीं दी। भले ही उसे यह अजीब लगता है, वह दुकानदार से उस रहस्यमयी अंडे को डिब्बे में रखने को कहता है। किचन में वापस वह एक अंडा तोड़ता है, याद करता है कि कैसे वह पहले सोचता था कि खाना खाना समय की बर्बादी है। तब एक अच्छा खाना एक ऐश था, लेकिन अब वह हर एक को कद्र करता है। यह सोचकर वह दिन की डिश तैयार करता है, वेल्टो स्क्रैम्बल्ड एग्स। उसे याद आता है कि उसने यह डिश अपने साथियों के साथ रणभूमि में बांटी थी। एक बाइट लेते हुए वह सोचता है कि दूध ने सच में वेल्टो एग्स को ज्यादा क्रीमी बना दिया। रेस्टोरेंट में अकेला उसे एहसास होता है कि डिश बहुत अच्छी बनी है और यादें वापस आने लगती हैं। जिन लोगों को वह याद करता है उनके चेहरे फिर से दिखने लगते हैं, जिससे उसे बुढ़ापा महसूस होता है। लेकिन फिर वह अपना ध्यान बदलता है, याद करता है कि डिटेक्टर आए उस एक अंडे को स्कैन नहीं कर पाया था। उसे याद आता है कि ड्रैगन आर्टिफैक्ट्स तब बनते हैं जब एक ड्रैगन पैदा होता है, इसलिए वह सब कुछ के खिलाफ बहुत असरदार होते हैं सिवाय अपनी प्रजाति के। फिर वह अंडे को छूता है, सोचता है कि क्या यह ड्रैगन का अंडा हो सकता है। जब वह स्वाद के बारे में सोच रहा था, दरवाजा जोर से खुल जाता है, उसे तुरंत रोक देता है। घुसपैठिया चारों तरफ देखता है, पूछता है कि क्या यह जगह रेस्टोरेंट भी है। चिल्लाते हुए वह ऐलान करता है कि वह अपना सामान वापस लेने आया है। सीधे उसकी तरफ इशारा करते हुए वह कहता है कि उसे पता था कि वह उसे अंडा हाथ में लिए हुए पाएगा। चियोलो फिर एहसास करता है कि उसकी डिटेक्टर आई घुसपैठिए पर भी काम नहीं करती। वह बस पूछता है कि क्या वह आदमी ड्रैगन है, जिससे लाल बालों वाला हैरान हो जाता है। घुसपैठिए के शरीर को आग में जलते हुए देखकर वह हैरान है कि इस दुनिया में ड्रैगन्स मौजूद हैं। आग में घिरा हुआ घुसपैठिया चिल्लाता है, पूछता है कि उसने उसकी पहचान कैसे पता की। आग छत को जलाना शुरू करती है और चियोहो बस अपने रेस्टोरेंट के नुकसान की शिकायत करता है। वह समझाता है कि उसके पास एक आर्टिफैक्ट है जो सब कुछ देख सकता है सिवाय ड्रैगन्स के। चियोलो सोचता है कि इससे चीजें आसान हो जाती हैं, जिससे ड्रैगन और भी उलझ जाता है। वह अंडा वापस देने की पेशकश करता है, लेकिन आदमी को पहले गड़बड़ साफ करने को कहता है, जिससे घुसपैठिया चिढ़ जाता है।
तभी ड्रैगन को एक नीला चाकू दिखता है और वह पूछता है कि क्या यह ड्रैगन का पैमाना है। कटिंग बोर्ड की खुशबू भी उसका ध्यान खींचती है। वह उसे ड्रैगन की हड्डी के रूप में पहचानता है। पूरी तरह गुस्से में वह चिल्लाता है कि इंसान ने उसके लोगों को किचन के बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया। फिर वह पूरी ताकत से हमला करता है, एक एनर्जी स्फीयर छोड़ता है और इंसान को मरने के लिए चिल्लाता है। चियोलो बस थोड़ा बोर दिखता है, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमला उसे पीछे फेंक देता है और वह शिकायत करता है कि अब ड्रैगन के लिए गड़बड़ साफ करना और मुश्किल होगा। लेकिन वह उठता है, एक ताकतवर ऑरा निकालता है और ड्रैगन्स के स्वभाव के बारे में बात करता है। उसके हाथों से एक फ्राइंग पैन प्रकट होता है, लड़ाई के लिए तैयार। एक ही झटके में वह ड्रैगन के हमले को हटा देता है। घुसपैठिया पूरी तरह हैरान है। इंसान ने अभी जो ताकत दिखाई उस पर यकीन नहीं कर पाता। उसकी आंखें चमकती हैं। वह आगे बढ़ता है, कहता है कि ड्रैगन सिर्फ एक तरीके से सीखते हैं। और जब वह फ्राइंग पैन से हमला करता है, वह कहता है कि यह मुश्किल तरीका है। सीन घुसपैठिए को उलझा हुआ छोड़ देता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने यह शब्द पहले भी सुने हैं। एक फ्लैशबैक में हीरो ने ड्रैगन के पिता से आर्टिफैक्ट्स मांगे थे। महान ड्रैगन को बुरा लगा, इंसान की हिम्मत पर यकीन नहीं कर पाया। लेकिन उसका बेटा उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है। कहता है कि यह वह डरावना योद्धा मीरोलाइकस है जो उसने 30 साल पहले देखा था। उसे पता था कि उसके पिता को फिर से बुरी तरह पीटने वाला है। फ्लैशबैक से बाहर आते हुए हमारा हीरो एहसास करता है कि घुसपैठिया बस एक बच्चा है। फिर वह कहता है कि उसे लड़के से कोई शिकायत नहीं है, जिससे लाल बालों वाला चौंक जाता है। पहले से बैठा हुआ वह घुसपैठिए को कहता है कि आओ और उस गड़बड़ के बारे में बात करो जो उसने की है। हीरो उसे सब कुछ साफ करने को कहता है और फिर वह अंडा लेकर हमेशा के लिए जा सकता है। वह उसे यह भी चेतावनी देता है कि उसे ड्रैगन्स पसंद नहीं है और उनकी अगली बातचीत और ज्यादा हिंसा भरी हो सकती है। लड़का फिर फर्श साफ करना शुरू करता है, अपने हाथों से कपड़ा निचोड़ता है। वह समझाता है कि वह एस-बैन कॉन्टिनेंट से आया था, एक डायमेंशनल रिफ्ट से खींचकर। कुक समझ जाता है और लड़का पूछता है कि क्या वह उसके पैंटू से है। वह बताता है कि दूसरी दुनिया में उसका नाम मीरोलाइकस था और यहाँ वह चयोलो कांग है। यह सुनकर ड्रैगन तेजी से फर्श रगड़ता है। अब उसे यकीन है कि यह वह आदमी है जिसने उसके पिता को डराया था। फर्श को चमकता देखकर हीरो उसे अपना सामान उठाने और आखिर में जाने को कहता है। लेकिन लड़का खड़ा होता है और पूछता है कि उसने अपने पिता के अवशेष वापस क्यों नहीं किए। कुक ऑरा को पहचानता है, रेक्स द ड्रैगन ऑफ फ्लेम्स को याद करता है। फिर वह लड़के को पास बुलाता है, कहता है कि उसने 30 साल पहले ड्रैगन्स को पीटना बंद कर दिया था। लड़का उसकी उम्र पूछता है और वह बताता है कि वह 50 से थोड़ा ज्यादा है। फिर हीरो कहता है कि वह ज्यादा उम्र का है क्योंकि वह लगभग 60 का है, जिससे ड्रैगन हैरान हो जाता है। वह मजाक करता है, पूछता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वह इतना हैंडसम है, जिससे लड़का शर्मा जाता है। लेकिन वह जल्दी गंभीर हो जाता है, कहता है कि तब ड्रैगन सिर्फ ताकत की भाषा समझते थे। हमारा हीरो हंसने लगता है। एक ड्रैगन को इतना आज्ञाकारी देखकर उसे मजेदार लगता है। वह फिर समझाता है कि उसने कभी किसी ड्रैगन को नहीं मारा और उसके बर्तन तो तोहफे थे। रेलिक्स के बारे में वह कहता है कि वह डीमन किंग के खिलाफ लड़ाई के दौरान टूट गए थे। यह देखकर कि यह एक लंबी बातचीत होगी, वह लड़के को आराम करने के लिए एक ड्रिंक देता है। लेकिन ड्रैगन गुस्से में आ जाता है, चिल्लाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि वह इंसान के साथ पिएगा। और इतनी चीखने चिल्लाने के बाद ड्रैगन बस बेहोश हो जाता है, टेबल पर मुंह के बल गिर जाता है। अपने शब्दों को घुमाते हुए वह कहता है कि इंसान को उसके साथ पीने पर गर्व महसूस करना चाहिए। हीरो पूछता है कि क्या अंडा उसका है, लेकिन ड्रैगन चिल्लाता है कि यह उसकी छोटी बहन है। वह समझाता है कि उनके घोंसले में एक दरार खुल गई जब उनके माँ बाप बाहर थे। तो हमारा हीरो पूछता है कि वह यहाँ कितने समय से है और वह जवाब देता है कि लगभग 6 महीने से। कुक ध्यान देता है कि यह लगभग उसी समय का है जब वह धरती पर वापस आया था, जिससे ड्रैगन उलझ जाता है। वह समझाता है कि उसे वहाँ चीजें ठीक करने में थोड़ा समय लगा यहाँ आने से पहले। लड़का फिर पूछता है कि वह किसी आम रेस्टोरेंट में क्यों छुपा हुआ है। वह जिद करता है, कहता है कि इतनी ताकत वाला राक्षस इस दुनिया पर आसानी से राज कर सकता है। लेकिन ड्रैगन टेबल पे हाथ पटकता है, चिल्लाता है कि इंसान लालची होते हैं और सिर्फ ताकत चाहते हैं। हीरो जवाब देता है कि उसकी बात में दम है, लेकिन अब यह सब उसके लिए सिर्फ शोर है। फिर वह लड़के को बताता है कि उसे इंसानों पर भरोसा नहीं है और उसे अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए। एक मासूम मुस्कुराहट के साथ ड्रैगन अंडे को गले लगाता है, पूछता है कि क्या उसकी बहन प्यारी नहीं है। लेकिन वह अचानक अपना संतुलन खो देता है और सिएलो उसे गिरते हुए देखकर चौंक जाता है। फिर वह बस आह भरता है। इस सब हंगामे के बाद बहुत थका हुआ लगता है। चियोलो अगले दिन अचानक जाग जाता है। वह देखता है कि एक प्यारा सा छोटा ड्रैगन उसे घूर रहा है। तभी छोटा ड्रैगन खुद को दिखाता है और उसका भाई खुशी से चिल्लाता है कि यह उसकी बहन है। वह खुश होता है कि उसकी बहन आखिर में निकल आई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की टेबल पर। हीरो फिर पूछता है कि एक नए जन्मे को क्या कहते हैं और वह जवाब देता है कि वह अभी नाम सोच रहा है। वह उसे उठाता है और उसका बड़ा भाई चिल्लाता है कि उसे पालतू जानवर की तरह ट्रीट मत करो। फिर वह उसके गाल नोचता है, ध्यान देता है कि भले ही वह छोटी है, उसके दांत पहले ही तेज हैं। लाल बालों वाला गर्व से कहता है कि वह सबसे प्यारी चीज है जो उसने कभी देखी है। एक हल्की थपकी के साथ हमारा हीरो सहमत होता है, मानता है कि वह सच में बहुत प्यारी है। फिर वह लड़के से पूछता है कि अब वह इस छोटे ड्रैगन को कहाँ ले जाने का प्लान बना रहा है।
कुक एक पल के लिए चुप रहता है, बस ड्रैगन के जवाब का इंतजार करता है। एक मुस्कुराहट के साथ वह कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ जाते हैं, और बाहर एक शोर शुरू हो जाता है। सीन रेस्टोरेंट दिखाता है और वह उनसे जाने से पहले खाना खाने को कहता है। सीने एक बारिश वाले दिन में बदल जाता है, एक भारी और उदास माहौल बनाता है। उसे याद आता है कि कैसे राक्षस तूफान के साथ आते थे और खून की खुशबू हवा में होती थी। उसके दिमाग में उस आखिरी ड्रिंक की तस्वीर आती है जो उसने किसी बहुत प्यारे के साथ शेयर की थी, और उसके आखिरी शब्द गूंजते हैं, उसे अपनी जिंदगी जीने को कहते हैं। वर्तमान में वापस वह एक हैमबर्गर स्टेक सर्व करता है जिससे छोटा ड्रैगन लड़की खुशी से चीखती है। लाल ड्रैगन चौंक जाता है और पूछता है कि क्या जाने का समय हो गया है और खाने का कितना खर्चा है। हमारा हीरो कहता है कि यह 10 सिल्वर है, लेकिन वह बिना पैसे दिए जा सकता है, जिससे लड़का अजीब महसूस करता है। एक उछाल के साथ ड्रैगन पूछता है कि क्या वह रेस्टोरेंट में कमरे किराए पर देता है। यह सुनकर कि वह नहीं देता, वह निराश हो जाता है, सोचता है कि ड्रैगन्स हमेशा इतने गर्व वाले नहीं होते। फिर उसे एक आइडिया आता है और वह टेबल पर एक बड़ा माना स्टोन तोहफे के रूप में रखता है। वह समझाता है कि यह टियर 4 का स्टोन है और वह जानता है कि इस दुनिया में इसकी कुछ कीमत है। यह देखकर हीरो खुद को रोक नहीं पाता और इस हालात पर हंसने लगता है, अपना चेहरा ढक लेता है। अचानक छोटे ड्रैगन लड़की का पेट गुरगुराता है और वह पूछता है कि क्या वह अभी भी भूखी है। वह समझ जाता है कि धरती पर एक बच्चे को पालना आसान नहीं है, ड्रैगन के लिए भी नहीं। इसके साथ वह सोचता है कि अंदर से उसे वह दूसरी दुनिया भी थोड़ी याद आती है। वह सोचता है कि भले ही वह उसे फिर कभी न देख पाए, वह तड़प अब भी है। एक मुस्कुराहट के साथ वह उनसे कहता है कि वह रह सकते हैं और उसे मोनोस्टोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लड़का शर्मिंदा महसूस करता है, कहता है कि वह बिना पैसे दिए वहां नहीं रह सकता। हीरो फिर तोहफा स्वीकार करता है और उसकी उंगली से काला धुआं निकलना शुरू होता है। उसी पल रेस्टोरेंट के बीच में एक एनर्जी पोर्टल खुलता है जिससे ड्रैगन हैरान हो जाता है और उसके अंदर से कासिम निकलता है, एक अमर गॉब्लिन जो दुनिया के राजा को सलाम करता है। हीरो समझाता है कि वह उसका सबस्पेस संभालता है और गॉब्लिन को चुप रहने को कहता है। फिर वह पूछता है कि उसके प्राइवेट इन्वेंट्री में कितने माना स्टोन्स जमा हैं। कासिम जवाब देता है कि उसके पास रेत के कणों जितने हैं, लेकिन सुप्रीम टियर के सिर्फ कुछ ही हैं। हीरो उस स्टोन को देता है जो उसे मिला था। गॉब्लिन को कहता है कि ढेर में एक और कण जोड़ दो, लेकिन जाने से पहले कासिम कहता है कि उसे उन पत्थरों में से एक वापस लेना होगा। फिर वह एक अपने मास्टर को देता है, जिससे ड्रैगन इस हालात से पूरी तरह उलझ जाता है। गॉब्लिन अलविदा कहता है, लगभग हीरो को फिर से किंग ऑफ द वर्ल्ड कहने वाला था, लेकिन वह खुद को ठीक करता है। मिस्टर कैंग को अलविदा कहता है, एक सिंपल आम आदमी। पोर्टल अब बंद हो गया है। वह मुड़ता है और कहता है कि उसे ड्रैगन की मदद की जरूरत पड़ेगी। रेस्टोरेंट का बाहर का हिस्सा एक धूप वाले दिन दिखता है, पहले से बहुत शांत लग रहा है। अंदर छोटा सफेद ड्रैगन लड़की गहरी नींद में सो रही है, शांति भरे पल का आनंद ले रही है। लेकिन अचानक बाहर एक धमाका होता है। पीछे हीरो ड्रैगन को सिखाता है कि अपनी आंख को कैसे कंट्रोल करे बिना आसपास सब कुछ जलाए। फिर वह लड़के को फिर से कोशिश करने को कहता है, आग को उस स्क्यूअर पर फोकस करने को कहता है जो उसने पकड़ा हुआ है, और इसके साथ गोश्त का एक टुकड़ा बिल्कुल सही तरीके से ग्रिल हो जाता है, ठीक से पका हुआ। ड्रैगन उत्सुक हो जाता है, उस स्क्यूअर के बारे में पूछता है जो उसने सबस्पेस से लिया था। हमें दिखाया जाता है कि यह एक ड्वार्वन मास्टर ब्लैकस्मिथ द्वारा बनाई गई सबसे महान मास्टरपीस थी। लड़का समझ नहीं पाता कि वह किचन में एक खजाना क्यों बर्बाद कर रहा है, लेकिन हीरो जवाब देता है। वह कहता है कि इसे धूल जमा होने देने से बेहतर है, और ड्रैगन आखिर में सहमत हो जाता है। अचानक घंटी बजती है और जे वू चॉय रेस्टोरेंट में घुसता है। एक मुस्कुराहट के साथ वह कहता है कि वह अपनी डेली पेट्रोल पर बस गुजर रहा था। इसी बीच रेड ड्रैगन आता है, साबुन से ढके बर्तन धोता हुआ। जेवू चॉय खाना खाने बैठता है, कहता है कि खाना हमेशा की तरह अच्छा है। फिर वह लड़के को काम करते हुए देखता है और कहता है कि मालिक ने जरूर कोई मददगार रखा होगा। जेवू चॉय बताता है कि शहर में एक नया डंजन खुल गया है और वह हंटर्स को भर्ती कर रहे हैं। हीरो सोच में पड़ जाता है, इस नए डंजन की खबर पर गौर करता है। वह जगह जानता है कि डंजन्स घोंसलों जैसे होते हैं, राक्षसों के लिए पैदा होने की एक परफेक्ट जगह, और उसे यकीन है कि वह पोर्टल्स हैं क्योंकि उसके और ड्रैगन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। एजेंट समझाता है कि उस जगह की अनुमानित कठिनाई टियर 5 है, जो बहुत खतरनाक है। इस वजह से वह हंटर सांगू किम और जेनकॉक टीम को वहां भेज रहे हैं, और मिस चायोन द आइस विच भी इलाके के दूसरे छोर की रक्षा करेगी। वह अफसोस करता है कि स्क्वायर हंटर्स से भरा है जो इन मिशंस पर काम ढूंढ रहे हैं। एजेंट उदास है क्योंकि कई लोगों को अपने परिवार का ख्याल रखना है और मुकाबला बहुत सख्त है। बातचीत खत्म होने पर वह अलविदा कहता है और खाने के लिए उसका शुक्रिया करता है, जैसा वह हमेशा करता है। ड्रैगन गर्व से देखता है और हीरो तसदीक करता है कि ग्राहक को डिश पसंद आई। हाथ में पैसे लिए वह सोचता है कि अपने स्टॉक के लिए और अटाहो गोश्त खरीद ले। सीन बाजार में बदल जाता है, जहां वह कसाई से 10 किलो अटोहो सिरलॉइन मांगता है। तभी वह किसी को चिल्लाते हुए सुनता है कि जो भी रेड में शामिल होना चाहता है वह एक लाइन बनाए। वह भीड़ को देखता है और उनके बीच में एक भाला लिए हंटर बहुत जाना पहचाना लगता है। उसे आखिर याद आता है कि वह स्पीयर मेज है, जिसे सांगू किम कहते हैं। पार्टी भर्ती के एड्स देखते हुए उसे उन गेम्स की याद आती है जो वह पहले खेलता था।
जब से दुनिया एक बड़े फैंटेसी गेम में बदल गई है, बहुत सारी स्लैंग चल पड़ी है। और जैसे गेम्स में होता है, हीलर्स और टैंक्स की बहुत कद्र होती है, लेकिन ज्यादातर डैमेज डीलर्स होते हैं। एक बेचैन हंटर जगह पाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रुप कहता है कि उन्हें सिर्फ हीलर्स चाहिए। एसोसिएशन एजेंट की याद वापस आती है, कहता है कि वहाँ सबके पास परिवार है जिसका ख्याल रखना है। यह सुनकर हमारा हीरो एक फैसला करता हुआ लगता है। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह सोचता है कि एजेंट जेवू एक अच्छा आदमी है, लेकिन उसे खुद के बारे में ज्यादा चिंता करनी चाहिए। सीन एक बैकपैक वाले आदमी पर बदलता है जो अपनी जेब में कुछ ढूंढ रहा है। फिर वह एक वॉलेट निकालता है, लेकिन उसे खोलने पर वह देखता है कि वह पूरी तरह खाली है। एक थकी हुई आह के साथ वह बस चलता रहता है। उसकी आंखों में कम उम्मीद है, लेकिन वह एक पल के लिए रुकता है, अपने बैकपैक की स्ट्रैप को थोड़ा और कसकर पकड़ता है। रेस्टोरेंट में वापस चायोल्जो खान को बुलाता है और देखता है कि किचन बिल्कुल साफ है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वह मुड़ता है यह देखने के लिए कि कौन आया है। ये वही आदमी था जो गली से आया था और थकी हुई आवाज में पूछता है कि क्या जगह अभी भी खुली है। हमारा हीरो फिर एक ग्लास पानी देता है और आदमी थके हुए लहजे में उसका शुक्रिया करता है। पूछता है कि क्या रेस्टोरेंट में इंस्टेंट रामेन मिलता है और मालिक कहता है हाँ, उसे बस एक पल चाहिए। कुक एक पैकेट उठाता है, सोचता है कि 30 साल बाद भी इंस्टेंट रामेन अभी भी पॉपुलर है। इस पर आदमी पूछता है कि एक बोल कितने का है और मालिक जवाब देता है कि यह 2 सिल्वर का है। एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ वह कीमत से हैरान है और तुरंत 5 बोल्स ऑर्डर करता है। मालिक को शक होता है कि वह सब खा पाएगा, लेकिन ग्राहक यकीन दिलाता है कि वह खा सकता है। ये सब बहुत अजीब लगने पर हीरो अपनी स्किल डिटेक्टर आई एक्टिवेट करता है। वह पता लगाता है कि ये आदमी एक फूड गॉड है, एक क्लास जो उसके एक पुराने दोस्त के पास थी। ये एबिलिटी यूजर को खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से ज्यादा ताकतवर बनाती है। समझाया जाता है कि वह हाई रैंक राक्षसों को खाकर बहुत ताकत हासिल करते हैं, बफ्ड अप हो जाते हैं, लेकिन जब तक वह ऐसा नहीं कर सकते उन्हें मुश्किल से कोई नतीजा मिलता है और वह एक अनंत भूख के साथ जीते हैं। आदमी का पेट गुरगुराता है, तस्दीक करता है कि वह अभी भी स्किल के शुरुआती स्टेज में है। हमारा हीरो एहसास करता है कि ये आदमी कभी इस लेवल से आगे नहीं बढ़ पाया और टॉप तक नहीं पहुंच पाया। तो वह इंस्टेंट रामेन का एक बड़ा बोल सर्व करता है जिसके ऊपर कई टुकड़े टाहो गोश्त के हैं। ग्राहक चुप है और मालिक उसे बताता है कि गोश्त मुफ्त है। वह सोचता है कि अच्छे लोगों को हमेशा मुश्किल होती है और ऐसे समय में वह सबसे पहले तकलीफें उठाते हैं। तो वह उसे बताता है कि इटाहो गोश्त उसे अच्छा बूस्ट देगा क्योंकि यह मुफ्त है। आदमी आंसू भरी आंखों से उसका शुक्रिया करता है और गोश्त का एक बड़ा बाइट लेता है और पहले बाइट के साथ स्वाद उसके मुंह में फट जाता है, उसे पूरी तरह खुशी में छोड़ देता है। वह चिल्लाता है, सोचता है कि कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और मालिक बस उसकी प्रतिक्रिया पर हंसता है। बिना समय बर्बाद किए वह शेर की भूख से नूडल्स को निगलना शुरू करता है और यह यकीन करने के लिए कि कुछ न बचे वह बोल को झुकाता है। सारा शोरबा एक ही बार में पी जाता है। प्लेट पूरी तरह साफ होने पर वह एक गहरी सांस लेता है, इस कमाल के खाने के लिए शुक्रगुजार। ग्राहक जोर देता है कि सब कुछ शानदार था और मालिक कहता है कि उसे खुशी है कि उसने इसका आनंद लिया। लेकिन जब पैसे देने का समय आता है वह घबराता है, अपना वॉलेट और सिक्के फर्श पर गिरा देता है। जब वह अपना सामान इकट्ठा करता है उसे अपने वॉलेट में एक मुड़ा हुआ टाई मिलता है जिससे वह हैरान हो जाता है। वह मुरझाए हुए पैसे देता है, फिर से उसका शुक्रिया करता है और मालिक बिना किसी दिक्कत के उसे स्वीकार करता है। जाने से पहले आदमी अलविदा कहता है और वादा करता है कि वह फिर वापस आएगा। चाओ हो ध्यान देता है कि उसके कपड़े गंदे थे, लेकिन वह टाई नया लग रहा था। वह सोचता है कि आदमी बस एक गड़बड़ दुनिया में गुजारा करने की कोशिश कर रहा है और इसके बारे में भूल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह उसी आदमी से फिर गली में टकरा जाता है। अचानक आदमी एक आवाज सुनकर रुक जाता है, उसका चेहरा बहुत गंभीर हो जाता है। फिर वह देखता है कि शहर के बीच में एक डायमेंशनल गेट कंट्रोल से बाहर हो गया है। शहर के बीच में आसमान में एक खतरनाक पोर्टल खुलता है, पूरे इलाके में अंधेरी एनर्जी फैलाता हुआ। अधिकारी तेजी से काम करते हैं, इलाके को घेर लेते हैं और सभी नागरिकों को तुरंत खाली करने के लिए चिल्लाते हैं। एक हंटर ब्लॉकेड के पास आता है और पूछता है कि क्या वह मदद कर सकता है, लेकिन गार्ड तुरंत पूछता है कि उसका टियर क्या है। वह जवाब देता है कि वह एक फूड गॉड है और गार्ड उसे हटा देता है, चेतावनी देता है कि हालात बहुत खतरनाक हैं। अचानक एक लड़की गड़बड़ के बीच आती है, एक घायल पर हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करती है। हंटर उसे पहचानता है और हैरान हो जाता है, एहसास करता है कि यह मीजिन है, उसकी अपनी बेटी। बेचैन वह सुरक्षा बैरियर को गिरा देता है और उसकी तरफ भागता है, लड़की का नाम चिल्लाता है। वह पूछता है कि वह वहां क्या कर रही है और वह समझाती है कि स्कूल ने सपोर्ट हंटर्स भेजे हैं। मीजिन अपने पिता को जाने को कहती है, लेकिन वह जिद करता है, कहता है कि वह बस उसकी चिंता कर रहा था। लेकिन वह गुस्से में फट जाती है, चिल्लाती है कि वह बस खाता और काम करता है और कभी किसी चीज के लिए घर पर नहीं होता। वह उसे धक्का देती है और उसे खाली करने के लिए चिल्लाती है, जिससे उसका फोन जमीन पर गिर जाता है। जब वह मुड़ती है मिजिन को एसफॉल्ट पर एक अजीब चीज दिखती है और वह पूछती है कि क्या यह टाई है। फिर वह अपने पिता को उलझी हुई नजर से देखती है, कहती है कि उनके पास तो सूट भी नहीं है। उसी पल रोशनी का एक पोर्टल खुलता है और एक आर्मर्ड बूट जमीन पर मजबूती से पड़ता है। उससे संघू और उसकी टीम निकलती है। एलीट हंटर्स हालात को संभालने के लिए आते हैं।
हंटर्स में से एक ऐलान करता है कि डंजन साफ हो गया है, सबको अच्छे टीम वर्क के लिए बधाई देता है। वह हीलर्स को इकट्ठा होने और घायलों की देखभाल करने को कहती है और मिजिन तुरंत मदद के लिए दौड़ती है। उसका पिता पीछे छूट जाता है, खड़ा रहता है जब टीम अपनी सफल मिशन का जश्न मनाती है। सीन बदलता है और हमें क्लासेस के बारे में बताया जाता है। हंटर्स के पास किस तरह की एबिलिटीज होती हैं। महारत के 5 लेवल्स हैं और युवा हंटर्स साइफर स्कूल में इवॉल्व होने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। एक बार जब कोई अपनी पहली क्लास में महारत हासिल कर लेता है तो बहुत कोशिश से दूसरी को अनलॉक करना मुमकिन है। जो लोग ये कमाल करते हैं उन्हें हंटर्स एसोसिएशन के एलीट के रूप में माना जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लो लेवल क्लास जगाता है तो इवॉल्व होना एक नामुमकिन काम बन जाता है। इसलिए उनके लिए बेहतर है कि वह बस एक ऐसी नौकरी ढूंढ लें जो उनकी जिंदगी के लिए ज्यादा सही हो। सीन सिएलो पर वापस बदलता है, जिसे आखिरी लड़ाई के दौरान अपनी 6ठी क्लास जगाने की याद आती है। फिर वह किचन में चिढ़ जाता है, सोचता है कि यह उसकी हद होनी चाहिए क्योंकि उसे कभी 7वीं नहीं मिली। तभी एक लाल बालों वाली लड़की अंदर घुसती है, उसे मीरो बुलाते हुए फिर खुद को ठीक करके च्योलो कहती है। वह कहती है कि कुछ कमाल का हुआ है। कजुल ने अपनी खाल उतारी और अभी बोला। लड़की फिर उसे छोटा मखलूक दिखाती है और उसे खान नाम बोलने को कहती है, लेकिन छोटा मखलूक च्योलो को ध्यान से देखता है और उत्सुकता से चिल्लाता है, डैडी। चयोल्जो को डैडी बुलाया जाना अजीब लगता है, जबकि लाल बालों वाली लड़की इस सीन से खुश होती है। वह इसे टालने की कोशिश करता है, पूछता है कि क्या क्वेल नाम बहुत कोरियन नहीं है, लेकिन वह जवाब देती है कि मखलूक इस दुनिया में पैदा हुआ था। फिर वह मखलूक से उसका नाम खान बुलवाती है और उत्सुकता से इस उपलब्धि का जश्न मनाती है। च्योलो फिर पूछता है कि उसने कौन सी क्लास में महारत हासिल की है, क्योंकि ड्रैगन्स एक के साथ पैदा होते हैं, लेकिन खान कहता है कि उसे अभी नहीं पता। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और लड़की जल्दी से काउंटर के पीछे छिप जाती है। दरवाजा खुलता है और पहले वाला हंटर अंदर आता है। 5 बोल्स इंस्टेंट नूडल्स मांगता है। खान समझ नहीं पाता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है जब आदमी पूरी तरह निराश होकर बैठ जाता है। वह चयोलो से अपनी बात कहना शुरू करता है, उसे बताता है कि वह हमले वाली जगह गया था और अपनी बेटी को पाया। हंटर अफसोस करता है कि वह उसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि वह टियर 7 का है और उसे एक आम नागरिक की तरह ट्रीट किया गया। लेकिन वह समझाता है कि उसकी बेटी एक टियर 3 हीलर है, बहुत टैलेंटेड और एसोसिएशन द्वारा पहचानी गई है। टाई के बारे में वह बताता है कि वह उसके स्कूल इवेंट के लिए सूट खरीदने गया था, लेकिन सब कुछ बहुत महंगा था। उसके पैसे से सिर्फ वह सिंपल टाई ही खरीदा जा सकता था, जिससे वह बहुत दुखी हो गया। वह सोचता है कि क्या बेहतर है कि वह दिखे ही ना, क्योंकि वह उसकी पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठा सकता। अपने पेट पर हाथ रखकर वह खुद पर हंसता है कि ऐसे समय में भी उसे भूख लगी है। सिएलो चुपचाप सुनता है जब आदमी कहता है कि अगर वह खाएगा नहीं तो उसे पुनर्निर्माण में काम भी नहीं मिल पाएगा। च्योलो किचन में खान के पास आता है, जो काउंटर पर ग्राहक के लिए नूडल्स तैयार कर रहा था। फिर वह पूछता है कि क्या वह उसे पतला काट सकता है, जिससे लाल बालों वाला नौजवान पूरी तरह डर जाता है। खान चिल्लाता है, च्योलो पर इल्जाम लगाता है कि उसने उसे इतने समय तक मोटा किया सिर्फ बाद में खाने के लिए। लेकिन कुक समझाता है कि यह मजाक था और आमतौर पर कजुल की उतारी हुई खाल की तरफ इशारा करता है। नौजवान उसके इस अंदाज से गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है कि वह उसे एक यादगार के रूप में रखने वाला था। सीन फिर रामेन का एक एक्स्ट्रा बड़ा बोल दिखाता है, जिसके ऊपर गोश्त के कई टुकड़े हैं। च्योलो हंटर को डिश सर्व करता है, कहता है कि यह मुफ्त है, जबकि खान पीछे घबराया हुआ है। आदमी गोश्त का एक टुकड़ा चखाता है, अभी भी उदास चेहरे के साथ, लेकिन जल्दी ही हैरान हो जाता है। इसके साथ वह खाते हुए चुपचाप रोने लगता है, अपनी सारी बेचैनी निकालता है। थोड़ी देर बाद बोल खाली हो जाता है और हंटर टेबल पर एक मुरझाया हुआ बिल छोड़ देता है। वह उसका शुक्रिया करता है, सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि उसकी दुखी जिंदगी की कहानी सुनने के लिए भी। च्योहो बस आदमी को जाते हुए देखता है, उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कुराहट है। मिशन पूरा हुआ। दरवाजे पर हंटर रुकता है और कहता है कि जिंदगी मुश्किलों से भरी है, लेकिन च्योहो जवाब देता है कि जो लोग मेहनत करते हैं कभी कभी जिंदगी उन्हें कुछ अच्छा वापस देती है। वह बात खत्म करता है उसे जीते रहने को कहकर, क्योंकि वह हमेशा वहां होगा उसे फिर से सर्व करने के लिए। एक हल्की मुस्कुराहट के साथ आदमी रेस्टोरेंट से निकलता है, वादा करता है कि वह जरूर वापस आएगा। छिपते हुए खान पूछता है कि कुछ क्यों नहीं हुआ, लेकिन च्योलो कहता है कि उसने खाने से जो कर सकता था वह किया। खान फिर उसे गंभीर नजर से देखता है, जानना चाहता है कि उसने उस अजनबी की इतनी मदद क्यों की। च्योलो जवाब नहीं देता, बस थोड़ा गहरे दूर के चेहरे के साथ दूर देखता है। फिर वह क्वेल को सहलाता है और कहता है कि उसके अपने पिता का भी कभी वही अकेला चेहरा था। खान थोड़ा हैरान है, एहसास करता है कि च्योलो जैसे आदमी का भी कभी पिता था। सीन बदलता है और हम हंटर को रात के अंधेरे में अपने सिंपल अपार्टमेंट में पहुंचते हुए देखते हैं। अंदर उसे अपनी बेटी मीजिन सोई हुई मिलती है, उसका फोन अभी भी बेड के पास है। फिर वह देखता है कि उसने वह टाई उठा लिया है जो उसने गिरा दिया था, और वह उसे माफी मांगते हुए सुनता है। आधी नींद में लड़की अपने कड़वे शब्दों के लिए फिर से माफी मांगती है। वह उसका सर सहलाकर उसे तसल्ली देता है और कहता है कि ठीक है, वह भी माफी चाहता है। बेड के पास घुटने टेक कर वह अफसोस करता है कि वह अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी नहीं दे पाया, लेकिन जब वह उसे कंबल से ढकता है वह चुपचाप वादा करता है कि उसे हमेशा उसका अटूट प्यार मिलेगा। अगली सुबह हंटर बेचैनी से शहर में दौड़ता है, चिल्लाता है कि वह आखिरी जगह पाने वाला है। सांस फूलने पर वह आखिर में रिक्रूटर तक पहुंचता है, जो उसका हंटर आईडी देखने को कहता है।
रिक्रूटर उसे वही पहचान लेता है और उसका नाम पूछता है और वह जवाब देता है कि यह मानहो किम है। फिर उसे याद आता है कि मैनहो वह आदमी था जिसे पिछली बार मॉन्स्टर जोन में छोड़ दिया गया था। गार्ड उसे कहता है कि अब गड़बड़ मत करना क्योंकि बॉस के बिना मिशन आसान है। पूरी क्लीनअप क्रू इकट्ठा होने पर नेता इशारा देता है और वह पोर्टल में घुसते हैं। दूर सीएलओ अंगड़ाई लेता है जब वह अपने घर से निकलता है। लगता है उसका दिन आमतौर पर शुरू हो रहा है। वह सीढ़ियां उतरता है और गली में चलता है जब एक वैन उसके पास से तेजी से गुजरती है। जेनकोसी टीम का वाहन क्षितिज पर गायब हो जाता है। कुक को एक बुरा एहसास छोड़ जाता है और वह सोचता रह जाता है, जैसे उसे महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। पोर्टल पर वापस एक बहारी करने वाली घंटी बजने लगती है और रिफ्ट की ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। सांगहू एक बेस से बाहर दौड़ता है जब कोई घोषणा करता है कि गेट बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि कमजोर हंटर्स की एक कलेक्शन टीम अंदर गई थी और मिजिन अपने पिता को बुलाती है। लेकिन सबसे बुरा होता है क्योंकि एक छिपा हुआ बॉस आ गया है, उन सबको पोर्टल के अंदर फंसा लिया है। टीम डंजन की घास पर कदम रखती है, उनके लिए एक पूरा नया और जंगली माहौल। अंदर नेता चिल्लाता है कि फॉर्मेशन बनाए रखो, जबकि मैन हो नजारे से मोहित है। लेकिन अचानक एक अजीब डायनासोर उसकी तरफ उछलता है। उसका मुंह हमला करने के लिए खुला है। सिर्फ रिफ्लेक्स पर वह अपना हाथ उठाता है और राक्षस को रोकता है, सीधा हमला झेलता है। वह जानवर को दूर फेंकता है और हैरान है, आज खुद को ताकतवर और भूखा नहीं महसूस कर रहा। एक साथी उसकी ताकत नोटिस करता है, लेकिन जल्दी ही आसमान में कुछ और देखकर चौंक जाता है। ऊपर अंतरिक्ष में एक रिफ्ट बनने लगता है, डंजन की असलियत को तोड़ता हुआ। उसके साथ ही पूरी जमीन जोर से हिलने लगती है और सब डर के मारे ऊपर देखते हैं। एक विशाल पंजे वाला पंजा आसमान से नीचे आता है, जमीन को एक धीमी थपकी के साथ कुचलता है। राक्षस पूरी तरह से खुद को दिखाता है। एक विशाल टायरानोसोरस जो दहाड़ता है दिखाता है कि यह छिपा हुआ बॉस है। मनहो पूरी तरह घबराहट में है, अपनी बुरी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पाता। हमें बताया जाता है कि एक छिपा हुआ बॉस एक दूसरा बॉस होता है जो एक एक्स्ट्रा रिफ्ट से दिखता है, और जब ऐसा होता है तो ज्यादातर क्लीनअप स्क्वाड्स जिंदा बाहर नहीं निकल पाते। सब जानवर को डर कर घूरते हैं और मैनहो उसे टिगर एक्स राक्षस के रूप में पहचानता है। जानवर उनकी तरफ दौड़ना शुरू करता है और मैनहो चिल्लाता है कि सब जल्दी से हटो। वह एक पल के लिए रुकता है, पसीना टपक रहा है जब वह एक खतरनाक फैसला लेता है। गिरे हुए राक्षस पर वह एक चमकता हुआ मोनोस्टोन देखता है। वहां एक अनोखा मौका जो बिल भर देगा और वह आखिरकार अपनी बेटी मीजिन को एक बेहतर जिंदगी दे सकता था। चीखों को नजरअंदाज करते हुए वह इनाम की तरफ दौड़ता है, जानलेवा परिणामों के बारे में नहीं सोचता। उसका दिल गले में था। वह हाथ बढ़ाता है, सोचता है कि उसे बस वह पत्थर पकड़ना था। लेकिन टिगर एक्स अंधेरे से निकलता है, अपने विशाल जबड़े खोलता है उसे एक ही बार में निगल जाने के लिए। एक हिंसा भरे झटके के साथ राक्षस उसे हवा में उछाल देता है जैसे वह कुछ भी न हो। जमीन पर वह एमाइजीन के कठोर शब्दों को याद करता है, सोचता है कि क्या उसने यही देखा था। वह खुद को एक बेचैन आदमी के रूप में देखता है, एक दुखी पिता जो उससे प्यार करता है उसे बचा नहीं सकता। उसकी बेटी की कई यादें उसके दिमाग में चमकती हैं। उसकी स्कूल सेरेमोनी से लेकर अब तक वह बचपन में उसकी मुस्कान याद करता है और उसकी माँ के अंतिम संस्कार में उसकी उदासी। उसकी गोद में एक बच्चे के रूप में उसकी तस्वीर उभरती है और वह सिर्फ माफी मांग सकता है। लेकिन अचानक शुद्ध दृढ़ता की एक चिंगारी उसकी आंखों में चमक उठती है, सब कुछ बदल देती है। वह मुश्किल से खड़ा होता है, खुद से चिल्लाता है कि वह मर नहीं सकता और उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। नई ताकत के साथ वह जानवर का सामना करता है जो अब लड़खड़ाता है और चिल्लाता है कि वह यहाँ नहीं मरेगा। जानवर अपने पंजे जमीन में जोर से गाड़ता है, आखिरी हमले की तैयारी करता है। एक दहाड़ के साथ जानवर मानहो पर हमला करता है जो इस जगह पर मरने से मना करता है। वह फिर दृढ़ता से अपनी मुट्ठियां भींचता है, बची हुई सारी हिम्मत इकट्ठी करता है। शुद्ध गुस्से की चीख के साथ वह कसम खाता है कि वह ऐसे मर नहीं सकता और नहीं मरेगा, सिर्फ इंस्टिंक्ट पर। वह राक्षस का पंजा एक मुक्के से रोकता है, एक छिपी हुई शक्ति को बाहर निकालता है। उसकी मुट्ठी से एक चटकती लाल ऊर्जा फटती है, उसके पूरे शरीर को घेर लेती है। दूर से टीम लीडर सीन देखता है और चिल्लाता है कि यह सिर्फ एक रैंक अप हो सकता है। मानहो खुद हैरान है, विश्वास नहीं कर पाता कि उसने छिपे हुए बॉस को अकेला रोक दिया। वह फिर समझता है कि उसकी मुट्ठियों में दर्द नहीं है, और इससे भी अजीब उसे भूख नहीं लग रही थी। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार लगातार भूख बस गायब हो गई। उसके साथ ही वह आगे बढ़ता है और राक्षस का जबड़ा पकड़ता है, जानवर के हमले को रोकता है। अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह विशाल डायनासोर का सामना करता है। मनहो जमीन पर फिसलता है और एक विरोधी नजर के साथ राक्षस को कहता है कि हमला झेल। वह जानवर को रुकने के लिए चिल्लाता है क्योंकि असली लड़ाई अभी शुरू हो रही थी। कहीं और इलीट टीम का हथियार टूट जाता है, दुश्मन की ताकत साबित करता है। सांगहू रणभूमि पर आता है और पूछता है कि क्या सबको निकाल दिया गया है, जानना चाहता है कि बॉस कहाँ है। एक हंटर हैरानी से इशारा करता है, विश्वास नहीं कर पाता कि उस आदमी ने एक टियर 2 टिगर एक्स को अकेला रोक दिया। मुस्कुराते हुए सांगहू इस काम की पुष्टि करता है और उसे एक कूल बूढ़ा आदमी कहता है। उसे अविश्वसनीय लगता है। मनहो को राक्षस को रोकते हुए देखकर वह उसकी क्षमता को पहचानता है और कहता है कि उसे उसकी कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए।
एक स्टेटस विंडो दिखता है। मानहो की क्लास गॉड ऑफ फूड दिखाता है। बताया जाता है कि यह क्लास नुकसान को वापस भेजती है, लड़ाई में एक सुपर मजबूत टैंक की तरह काम करती है। दूर से चायोलो सोचता है कि कोरियन सिस्टम में यह शक्ति एक टियर 3 हंटर के बराबर है। यह देखकर कि मैन हो और सांग हो ने सब कुछ संभाल लिया है, वह फैसला करता है कि उसका मिशन यहाँ खत्म हो गया है। सीन छोटी कैल्यू को जम्हाई लेते हुए दिखाता है कि उसकी जिंदगी शांति से चल रही है। रेस्टोरेंट में टेबल पर एक अखबार घोषणा करता है कि छिपा हुआ बॉस टी गैरेक्स आखिरकार हरा दिया गया है। खबर बताती है कि लड़ाई का हीरो मैनहो किम था, जो MVP बना और टियर 3 तक पहुंच गया। एसोसिएशन अपनी गलती मानती है और फिर से जांच का वादा करती है, जबकि चेओलो क्वेलब को उठाता है। वह कहता है कि वह थोड़ी भारी हो गई है और छोटा वाला उसे डैडी बुलाकर जवाब देता है। वह इससे मना करने की कोशिश करता है, कहता है कि वह उसका पिता नहीं है, लेकिन कूल उसे फिर भी जोर से गले लगा लेती है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वह छोटे वाले के प्यार को स्वीकार करता है, जबकि पीछे दूसरी खबरें चल रही हैं। रेडियो पर एक न्यूज रिपोर्ट शहर में हो रही छोटी मोटी चोरियों की लहर के बारे में बात करती है। अपराधी को खाना और चमकदार चीजें पसंद लगती हैं और उसने मार्केट से मोना स्टोन्स भी चुराए। चियोहो खबर पर सोच में खो जाता है, जबकि छोटी कुएल पास में पानी से खेलती है। एक प्यारी नजर के साथ वह पास आती है और अपने डैडी को लिक्विड से भरा एक मग ऑफर करती है, लेकिन अचानक खान किचन में घुसता है और बेचैनी से चियोलो को उसे न पीने के लिए चिल्लाता है। एक घिन भरी नजर के साथ वह चेतावनी देता है कि मग पूरी तरह खतरनाक बैक्टीरिया से भरा है। वह फिर बताता है कि क्यूल ने एक पिक्चर बुक से पीने के पानी के कुओं के बारे में सीखा था। उस पर चावलों की रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ जाती है, क्योंकि वह समझता है कि उसके लिए टॉयलेट एक कुएं जैसा लगता है। एक और सीन में एजेंट जेवू चॉय कुछ किमची ट्राई करता है, कहता है कि यह डिश अविश्वसनीय है। चियोलो कहता है कि उसने प्रीमियम सामग्री का इस्तेमाल किया, इसलिए उसके खाने का एक खास स्वाद है। अचानक डोरबेल बजती है और जेवू घोषणा करता है कि और लोग आ रहे हैं। वह फिर कहता है कि वह आज अपने साथ किसी को लाया है और एक आदमी उसके पीछे से दिखता है। वहां कैप्टन सांगहू किम खड़े थे, अपनी लेदर जैकेट में मशहूर स्पीयर हंटर। चाओ हो झुकता है और उनका स्वागत करता है, नम्रता से कहता है कि उसने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। एसोसिएशन एजेंट फिर अपना परिचय देता है और चाओ हो को एक स्पीयर मेज के रूप में पहचानता है। सांगहू शिकायत करते हुए आता है कि दिन मुश्किल था, ऐसी मीटिंग से भरा था जो कभी खत्म नहीं होती थी। उस पर एजेंट जेवू बगल में इशारा करता है और घोषणा करता है कि मशहूर गॉड ऑफ फूड वहां थे। वह उत्तेजित होकर बताता है कि यह मानहो किम थे, वह हीरो जिन्होंने पिछले रेड में बाजी पलट दी थी। मानहो नम्रता से मुस्कुराता है और कहता है कि वह सब उस बॉस का कर्जदार है जिसने उसकी सबसे मुश्किल घड़ी में मदद की थी। लेकिन चियोलो जवाब देता है कि यह कुछ भी नहीं था और वह बस उम्मीद कर रहा था कि वह फिर से खाने आएगा। नया आया हुआ फिर अपने आम नूडल्स मांगता है और चियोलो खाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर सांगहू को भी लालच आता है और वही डिश मांगता है। कुक को खुश करता है। जैसे ही खाना आता है, मैनहो एक ही बार में कटोरी को पीछे झुकाता है, ब्रॉथ की हर आखिरी बूंद पी जाता है। सांगहू इस सीन से हैरान रह जाता है, अपने सहयोगियों की भूख और रुचि से प्रभावित होता है। वह फिर मानहो को याद दिलाता है कि उसे जाना चाहिए क्योंकि उसने अपनी बेटी के स्कूल जाने का वादा किया था। सियोलो कहता है कि उन्हें आराम करना चाहिए और उसके साथ ही एजेंट अलविदा कहता है और जाने का फैसला करता है। वह दूर से उनकी बातचीत देखता है, सोचता है कि वह दोनों बहुत अच्छे से मिलते जुलते थे, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि रेस्टोरेंट बहुत शांत हो गया है। उसे अजीब लगता है। वह टेबल पर देखता है और सांगहू को धीरे धीरे झूलते हुए देखता है, लगभग वहीं सो जाता है। और बस ऐसे ही कैप्टन पूरी तरह बेहोश हो जाता है। अपने खाने के बाद एक झपकी लेता है। सीन एक फ्लैशबैक में बदलता है, जहां सांगहू एक आदमी को कॉलर से पकड़ता है और चिल्लाता है, उस पर पूरी तरह गुस्से में है। वह सवाल करता है कि वह आदमी एक रहस्यमयी जानवर से कैसे उलझ सकता था जब आग का जानवर शहर पर उतरता है। राक्षस आग में लिपटा एक विशाल भेड़िया हंटर्स पर घुर्राता है, शुद्ध नफरत के साथ अपने दांत दिखाता है। एक बहरी करने वाली चीख के साथ जानवर अपनी शक्ति छोड़ता है, अपने आसपास सब कुछ नष्ट करने की तैयारी करता है। वर्तमान में वापस सांगहू आखिरकार अपनी झपकी से जागता है, स्थिति से थोड़ा हैरान है। वह अपने पैरों पर खड़ा होता है। चियोलो को अभी भी वहां शांति से अखबार पढ़ते हुए देखता है। चियोलो फिर समय देखता है और माफी मांगता है, लेकिन कुक उसे कहता है कि इसकी चिंता न करे। कैप्टन खाने से मना करता है, कहता है कि उसे भूख नहीं है, जबकि रेडियो फिर से चोरियों के बारे में बात करना शुरू करता है। लेकिन फिर वह अपना इरादा बदलता है और एक ड्रिंक मांगता है और चियोलो जल्दी से ग्राहक का ऑर्डर पूरा करने के लिए बढ़ता है। सांगहू सोजू मांगता है और साइड डिशेस शेफ पर छोड़ देता है, जो सोचता है कि क्या बनाए। उसने जो ताजी सामग्री खरीदी थी उसके साथ वह साशिमी का सुझाव देता है। कैप्टन को हैरान करता है। वह पुष्टि करता है कि यह कच्ची मछली है, बताता है कि उसे उस सुबह बहुत ताजी पकड़ मिली थी। हमें बताया जाता है कि राक्षसों के आने के साथ समुंदर भी पूरी तरह कब्जे में ले लिए गए थे। नतीजे के तौर पर जो मछलियां पहले आम थीं, वह अब दुर्लभ स्वादिष्ट चीजें बन गईं, लगभग मिलना नामुमकिन। इसके बजाय अब वह राक्षस प्रजातियों का शिकार करते हैं, जैसे यह जवान जर्मन मछली। कैलो जानवर को काटना शुरू करता है, कहता है कि उसका स्वाद सी बेस और फ्लाउंडर के बीच का है। जब वह उसे तैयार करता है, वह कबूल करता है कि उसे पहले साशिमी पसंद नहीं था, लेकिन उसे एक लग्जरी के रूप में देखना सीखा।
वह फिर डिश सर्व करता है। सांग हू को नीचे के सीवीड नूडल्स ट्राई करने की सलाह देता है। कैप्टन प्रभावित है, लेकिन साशिमी और सीवीड नूडल्स का कॉम्बिनेशन अजीब लगता है। चियोलो उसे विश्वास दिलाता है कि उसने खास सामग्री का इस्तेमाल किया है और निश्चित है कि उसे स्वाद पसंद आएगा। उसके साथ ही सांग हू अपनी चॉपस्टिक्स से एक टुकड़ा उठाता है और उसे खाता है। मिक्स का कुरकुरापन महसूस करता है। एक पल में स्वाद का एक झटका उसके शरीर से गुजर जाता है और वह खाने से ताजगी महसूस करता है। वह फिर एक ही बार में सोजू का एक ग्लास पी जाता है ताकि अगले बाइट से पहले अपना स्वाद साफ कर सके। संतुष्टि की चीख के साथ वह कहता है कि यह सच में सही जगह लगा। सांग हू आखिरकार आराम करता है, महसूस करता है कि उसके मुश्किल हफ्ते का काम ऑफिशियली खत्म हो गया है। वह कहता है कि उसे 2 दिन की छुट्टी मिली है, उसकी पहली छुट्टी और लगभग 2 साल की सेवा में। हर दिन राक्षसों का शिकार करने की जिंदगी ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था, उसे किनारे पर धकेल दिया था। जानवर रिफ्ट से लगातार निकलते रहते थे और उसे सांस लेने का एक भी पल नहीं मिलता था। अपने भाले को देखते हुए वह याद करता है कि यह एडामेंटियम से बना है, एक बहुत कीमती सामग्री। वह कहता है कि जब उसने ग्रेजुएशन की थी तो उसने सोचा था कि वह उस हथियार के साथ दुनिया को बचा सकता है, लेकिन असली दुनिया में उसने जल्दी ही सीखा कि हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर होता है। सांग हू फिर अंगड़ाई लेता है और शिकायत करता है कि वह पहले ही थक गया है, और चेओल हो बताता है कि वह भी वहां था। वह सोचता है कि हर किसी के लिए एक दिन ऐसा आता है जब उसे एहसास होता है कि वह इतना खास नहीं है, और उसके लिए सबसे अच्छा हल उसके अनुसार एक मुस्कान जबरदस्ती करना और थोड़ा अच्छा सोजू पीना है। चियोलो कैप्टन को खड़ुश करने की कोशिश करता है, कहता है कि वह अभी भी कोरिया के 5 गार्डियंस में से एक है, लेकिन सांघू कबूल करता है कि इतनी सारी जिंदगियों का बोझ अपने कंधों पर उठाना कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। बाहर बारिश देखते हुए चियोलो पूछता है कि क्या कुछ खास हुआ है जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा है। कैप्टन फिर पुष्टि करता है कि हाँ, कुछ हुआ था और उसे बहुत अच्छे से याद है कि क्या हुआ था। चियोलो फिर उससे पूछता है कि क्या उसने कभी गुमिहो नाम के एक पौराणिक जानवर के बारे में सुना है। सीन एक फ्लैशबैक में बदलता है जहां हंटर्स बारिश में दौड़ रहे थे, उससे गुस्से में थे जिसने जानवर को उकसाया था। एक अधीनस्थ बताता है कि अपराधी हंटर जेंटलमैन था, जिससे सांघू और भी हैरान हो जाता है। जब वह तैयार होते हैं, गुमिहो आसमान पर चिल्लाती है, अपना पूरा गुस्सा दिखाती है। वर्तमान में वापस चियोलो बताता है कि यह जानवर पौराणिक पशु हैं जिनका कोई निर्धारित रैंक नहीं है। वह कहता है कि वह अकेले रहते हैं और 30 सालों में उन्होंने कभी इंसानों पर पहले हमला नहीं किया। उन्हें ढूंढना मुश्किल है, लेकिन किसी ने जाकर उनमें से एक की शांति भंग कर दी। फ्लैशबैक में सांघू आखिरकार उस आदमी को ढूंढ लेता है जिसे वह बारिश में ढूंढ रहा था, जिसे जेंटलमैन कहा जाता था। बिना हिचकिचाए वह उसे पकड़ता है और चिल्लाता है, पूछता है कि उसने ये सब करने के लिए क्या किया। टोपी वाला आदमी बस उसे ठंडी नजर से देखता है, खतरे के बारे में कोई चिंता नहीं दिखाता। सांघू अपराधी की पहचान से चौंक जाता है जब उसका साथी उसका नाम चिल्लाता है। गुमिहो शुद्ध गुस्से की चीख मारती है, उसकी लाल आग पूरी रात को रोशन करती है। जानवर फिर एक बिल्डिंग की तरफ उछलता है और कोई चिल्लाता है कि सब फॉर्मेशन में आ जाओ। सांघू हमला टीम का नेतृत्व करता है, चिल्लाता है कि वह राक्षस के खिलाफ पूरी ताकत से जाएंगे। जानवर फिर अपनी पूंछों में ऊर्जा इकट्ठी करता है, एक विनाशकारी हमले की तैयारी करता है। आग का एक विशाल गोला बनता है, एक ऐसी शक्ति के साथ धड़कता है जो जमीन को कंपकंपी देता है। अचानक गुमिहो हमला छोड़ती है और आग की बारिश पूरे शहर पर गिरती है। जानवरों की आंखें एक मोहक रोशनी से चमकती हैं, जो भी उन्हें सीधे देखता है उसे पैरालाइज कर देती है। नतीजे के तौर पर कई हंटर्स बेहोश हो जाते हैं और अपने हथियार गिरा देते हैं, एक गहरी बेहोशी में गिर जाते हैं। एक अधीनस्थ चिल्लाता है कि आग को मत देखो, चेतावनी देता है कि जानवर का हमला आ रहा है। फायरबॉल एक हंटर की शील्ड से टकराता है, जो टक्कर की शक्ति से टूट जाती है। सांघू और उसका साथी आखिरी सेकंड में पीछे कूदते हैं, मुश्किल से धमाके से बच निकलते हैं। वह औरत फिर अपनी शील्ड पर एक जादू सक्रिय करती है, सुरक्षा का एक नीला घेरा बनाती है। जादू के साथ कई मैजिक शील्ड्स दिखते हैं और गमीहो के आग के गोले को रोकते हैं। एक मौका देखकर कैप्टन अपना भाला तैयार करता है, जो अब शक्ति के एक बैंगनी ऑरा से चमकता है। वह फिर शील्ड्स को प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करता है और राक्षस पर एक साथ कई एंगल्स से हमला करता है। हंटर हाथ में भाला लिए गोते लगाता है, जानवर के खिलाफ आखिरी वार की तैयारी करता है। एक गुस्से भरी चीख के साथ वह जानवर को चुपचाप एक बार और हमेशा के लिए जाने का आदेश देता है। भाले की नोक हवा को काटती है और गुमिहो की गर्दन पर लगती है, जो दर्द में दहाड़ता है। राक्षस की आंख में आंसू भर जाता है। सांघू जानवर की नजर नोटिस करता है, लेकिन पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी और सांघू सही वार करता है। वर्तमान में वापस वह बताता है कि लड़ाई पूरी रात चली, बिना आराम के, और जब उन्होंने आखिरकार राक्षस को हरा दिया, चीखों के बीच उसने कुछ रोते हुए सुना। जमीन पर लेटा हुआ उसे एक छोटा लोमड़ी का बच्चा मिलता है, सिमटा हुआ और बारिश में रोता हुआ। वह चौंक जाता है, यह समझकर कि उन्होंने एक माँ को मार दिया और यह उसका नया जन्मा बच्चा था। पता चला कि जेंटलमैन के ईगल्स ने बच्चे का शिकार किया था और माँ सिर्फ उस पर प्रतिक्रिया कर रही थी। कहता है जो अफसोस करता है, कहता है कि ये एक गलती थी, लेकिन सबसे अच्छे स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं। लेकिन वह जोड़ता है कि वह गार्डियंस के रूप में ऐसी गलतियां करने का खर्चा नहीं उठा सकते। दुखी होकर वह बताता है कि आखिर में बच्चे को भी मार देना पड़ा।
चियोलो उसे तसल्ली देता है, कहता है कि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। गुमिजो केस को हमेशा के लिए बंद करता है। एक शर्मीली मुस्कान के साथ सांघू अपने दोस्त से सहमत लगता है, थोड़ा बेहतर महसूस करता है। वह फिर जाने के लिए उठता है, कहता है कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया क्योंकि उसे बहुत आराम महसूस हो रहा था। लेकिन चियोलो भी खड़ा होता है और उस साशिमी की एक और प्लेट मांगता है, लेकिन इस बार टेक अवे के लिए। वह कहता है कि वह बिना किसी दिक्कत के बना देगा। जबकि तारों भरी रात बाहर शहर को ढक लेती है। सीन फिर से अतीत में बदलता है। हंटर जेंटलमैन अंधेरी गलियों से गुजरता हुआ। संगू चलता है जब वह जेंटलमैन को याद करता है। हम संगू को उससे सामना करते हुए देखते हैं। चिल्लाता है कि वह क्या सोच रहा था, एक नए जन्मे बच्चे से उलझकर। वह चिल्लाता है कि माफी से कुछ ठीक नहीं होता क्योंकि कईयों की जिंदगियां खतरे में थीं। बहस के अंत में कैप्टन शुद्ध हार के भाव के साथ अपनी पीठ मोड़ता है। वह धीरे धीरे विनाश के बीच चलता है, उस रात का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए। वर्तमान में वापस चायोलो उन गमीहोस को याद करता है जिनसे वह खुद अपने कॉन्टिनेंट पर मिला था। बताया जाता है कि उन्होंने कभी इंसानों पर हमला नहीं किया, लेकिन उसने फिर भी उनमें से 2 को मार दिया। उसे दोनों बार अफसोस हुआ क्योंकि वह ऐसी यादें हैं जिन्हें इंसान कभी भूल नहीं सकता। दूर सांघू बर्बाद शहर से गुजरता है। अपना साशिमी घर पर खाने के लिए ले जाता है। वह साशिमी पैकेज खोलता है, एकमात्र आराम जो उसने उस मुश्किल रात से लिया था। लेकिन यह यादें जख्मों की तरह रहती हैं, चीखों के साथ जो हमेशा उसके दिमाग में गूंजती हैं। अचानक उसे आते हुए कदमों की आवाज सुनाई देती है और उसका हंटर का इंस्टिंक्ट तुरंत काम करना शुरू कर देता है, जैसे वह सब कुछ फिर से जी रहा हो। आग हमेशा उसे उसकी गलती याद दिलाती है। अंधेरे से एक छोटा पंजा निकलता है, धीरे धीरे हंटर की तरफ बढ़ता है। यह गुमिहो का बच्चा था, अब 3 पूंछों के साथ अपनी आग के साथ पास आ रहा था। सांघू फिर सच बताता है, वह उस बारिश वाली रात को बच्चे को मार नहीं पाया था। हम अतीत का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां छोटा नया जन्मा बच्चा तेज बारिश में सिमटा हुआ रो रहा था। उसे नहीं पता कि क्या यह उसकी माँ की नजर की वजह से था, लेकिन वह बस ऐसा कर नहीं पाया। झुककर वह इतना कमजोर गार्डियन होने का अफसोस करता है जबकि बच्चा साशिमी खाता है। कैप्टन फिर पूछता है कि उसने कितने मोनोस्टोन्स चुराए थे कि उसकी पहले ही 3 पूंछें हो गई हैं। लेकिन छोटी लोमड़ी डांट को नजरअंदाज करती है और खाने का बैग चुराने की कोशिश करती है। शुद्ध इंस्टिंक्ट पर काम करती है। सांघू बिना सोचे उसकी पूंछ पकड़ लेता है और गमीहो गुस्से में उसकी तरफ दांत दिखाता है। वह जानवर फिर उस पर आग के गोले से हमला करता है, दिखाता है कि वह पहले से ही काफी ताकतवर था। वह मुश्किल से बच निकलता है और जानवर से बात करने की कोशिश करता है। कहता है, 1 मिनट सुन लो। वह चेतावनी देता है कि एसोसिएशन अब कुछ करेगी और वह अब उसे शहर में नहीं बचा सकता। सांघू फिर अपने भाले का सिर जमीन पर फेंकता है और गमीहो को जाने को कहता है। दुखी दिल से वह अलविदा कहता है जबकि लोमड़ी रोती है, जाना नहीं चाहती। लेकिन आखिर में वह बच्चे को डांट कर कहता है कि यहाँ से चला जा, और गुमिहो जंगल की तरफ भाग जाता है। सांघू एक उदास मुस्कान देता है, जानता है कि उसने बच्चे को जाने देकर सही किया। वह रात में अकेला खड़ा है, हाथ में भाला लिए, और आखिरी बार गुमिहो को जाने के लिए चिल्लाता है। वह लोमड़ी फिर शहर की छतों पर दौड़ती है, छुपने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढती है। लेकिन अचानक वह रुक जाती है, जैसे उसने पास में कोई जानी पहचानी खुशबू सूंघी हो। वह छोटे कैल्यू को खिड़की से हाथ हिलाते देखकर चौंक जाती है, जैसे उसे बुला रही हो। हैरान होकर वह पास आती है और देखती है कि छोटा ड्रैगन उसे फिर से डैडी बुला रहा है। जानवर का नरम फाड़ चमकता है और गुमिहो जमीन पर गिर जाती है, उससे पूरी तरह मोहित हो जाती है। वह समझ जाती है कि क्योंकि वह प्यारी और निर्दोष है, छोटी कुएल सिर्फ एक दोस्त हो सकती है। फिर वह दोनों बुकशेल्फ पर कूदने लगते हैं, साथ में खेलते हैं। तभी सियलो कमरे में आता है। कुक को आखिरकार एहसास होता है कि यह वही गमीहो था जिसे उसने अपने घर के आसपास महसूस किया था। वह पूछता है कि क्या लोमड़ी भूखी है, और वह तुरंत सर हिलाकर हाँ करती है। मुस्कुराते हुए चियोहो कहता है कि लगता है इसने पहले ही कहीं और खा लिया है, साशिमी की तरफ इशारा करते हुए। तभी उसका गॉब्लिन बटलर कासिम एक पोर्टल से आता है, पूछता है कि अब उसे क्या चाहिए। चोलो फिर गुमिहो की तरफ इशारा करता है और उसे अपनी कलेक्शन से एक माना स्टोन लाने को कहता है। नौकर तुरंत बात मानता है। पत्थर कॉमन मास्टर चाओल होकांग को देता है। चयोल जो कहता है कि एक टियर 1 माना स्टोन मदद करेगा, और गुमिहो उसे तुरंत लपक लेती है। बिना हिचकिचाए लोमड़ी क्रिस्टल को काटती है, उसे अपने मुंह में टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके साथ ही एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा जानवर को घेर लेती है जब वह पत्थर की सारी शक्ति को एब्जॉर्ब कर